दोस्तों, अमेरिका को एक तगड़ा झटका लगा। मिडिल ईस्ट के अंदर हालत बहुत पतली है। यह हर कोई जानता और ईरान पहले ही कह चुका था कि दरअसल यह सीज फायर एक बहाना है। ईरान ने पिछले 40 दिन में अमेरिका के जो बेस कैंप का हश्र किया है, उसको सवार के दोबारा से दुरुस्त करना है, जिससे ईरान पर फिर हमला किया जा सके। और वो बात सच निकली। लेकिन अब यह खबर निकल कर आई है कि सीज फायर जो हो रहा है 2 हफ्ते का, और जो अमेरिका ऐलान करा है अनिश्चित काल के लिए, अगर ईरान अभी भी 1.5-2 महीने भी वक्त अमेरिका को दे, तब भी अमेरिका की हैसियत नहीं हो पाएगी। वो मिडिल ईस्ट में अपना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाए कि ईरान से लोहा ले पाए, क्योंकि उसकी आधी से ज्यादा ताकत खत्म हो चुकी है। जी हाँ, और उसे दुरुस्त करने में 1 से 4 साल लग सकते हैं। और ये रिपोर्ट अमेरिका से निकल कर आई। एक और शिप पर कब्जा किया। 1 घंटे के भीतर ईरान ने 2 बड़े शिप अपने कब्जे में ले लिए। किस देश के हैं दिखाऊंगा। लेकिन खबर निकल कर तो आई ये भी कि नेतन्याहू के लाडले को न केवल दबोचा गया, बल्कि उसे फांसी पर लटका दिया गया है। खबर कहां से निकली वो भी देखिएगा। और एक और देश ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला है। और तो और ससुर दामाद कैसे अमेरिका को लूट रहे हैं, इसकी पोल अब कहीं और से नहीं, अमेरिकी संसद के अंदर एक सांसद ने खोली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। अमेरिकी मीडिया एनबीसी के हवाले से खबर है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी है। कहां पर? मिडिल ईस्ट के अंदर। वहां पर भी, अमेरिका में भी है, लेकिन वो जितने बच्चे हैं अगर वो वहां से ले आएंगे तो अमेरिका की रक्षा कौन करेगा? प्रोटेक्शन उस रफ्तार से हथियारों का नहीं होता है। थार्ड और पैट्रियट 50% कम हुआ। मिसाइल भंडार भरने में लगेंगे 1 से 4 साल। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1 साल से 4 साल के बीच का ये समय लगेगा, तब जाकर 28 फरवरी से पहले वाली स्थिति में अमेरिका आ पाएगा फिर से मिडिल ईस्ट के अंदर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को नुकसान पहुंचा और भारी नुकसान पहुंचा। अब आप अंदाजा लगाइए किस हालत में लाकर ईरान ने अमेरिका को खड़ा कर दिया। अब भी अमेरिका के पास हथियार है, लेकिन चूंकि अमेरिका एक महाशक्ति के तौर पर अपने आप को पहचान दिलाने के लिए उत्सुक रहता है, ऐसे में बहुत सारे हथियार उठाकर वो मिडिल ईस्ट नहीं ला सकता। ऐसे में अमेरिका की अपनी रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरे दुनिया उसको घेरने पर जुटी हुई हरकतों को देखकर फिलहाल मिडिल ईस्ट के अंदर पहले पैट्रियट और थर्ड मिसाइल सिस्टम के इंटरसेप्टर तैयार करना, उसी में वक्त लगेगा, और उसके बाद इनको यहां तक लाना, इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। इसीलिए वो बार बार इसराइल से सीज फायर की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखिए, एक खबर निकली, यूके वार्निंग है, अटैक लिखा हुआ है 04326। ये 22 अप्रैल की ही घटना है, जिसमें बताया गया है कि यूके को एक रिपोर्ट मिली जिसमें ईरान के पश्चिम में 8 नॉटिकल माइल्स पर एक बड़ी घटना हुई, फायरिंग की एक घटना हुई है। एक शिप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फिलहाल ये खबर है कि उसको न केवल रोका गया, बल्कि फिलहाल क्रू जो है उसका सेफ है, जवाब दे रहा है, लेकिन शिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये शिप ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुस रहा था, इसको लेकर एक खबर आई थी। इससे 1 घंटे पहले ये भी खबर थी, ये भी एक यूके की वार्निंग थी, जिसमें 04126 अटैक 22 अप्रैल की, जिसमें दावा किया गया था कि यूके मैरीटाइम्स की खबर बताया उसने कि यूके यानी ब्रिटेन का एक कंटेनर शिप है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसा। दावा है कि आईआरजीसी यानी नेवी ने, ईरान की नेवी ने उन्हें रोका, उन्हें चेतावनी दी, उन्होंने इसे दरकिनार किया और उसके बाद आईआरजीसी की तरफ से इस पर फायरिंग कर दी गई। जब फायरिंग की गई तो उसके बाद इस शिप को अपने कब्जे में ले लिया है ईरान ने। ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल बंद है, और तब तक के लिए बंद है जब तक अमेरिका नाकेबंदी बाहरी इलाके में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहरी इलाके से हटा नहीं लेता, तब तक ये नाकेबंदी जारी रहेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। आगे देखिए, एक और खबर निकलकर सामने आई। ये खबर क्या है? ईरान में युद्ध की नींव रखने वाले मोसाद के रहस्यमय एजेंट की मृत्यु हो गई है। इसे एजेंट एम के नाम से पहचाना जाता था। ये गृह युद्ध छिड़वाने के लिए ईरान के अंदर युद्ध छिड़ता रहे, दंगे होते रहे, प्रदर्शन होते रहे। इससे पहले भी आपको याद होगा हिजाब वाले मामले पर वहाँ माहौल बिगड़ा था। अभी हाल ही में पिछले साल दिसंबर के बिल्कुल आखिर में और जनवरी की शुरुआत तक वहाँ प्रदर्शन होते रहे, और प्रदर्शन के नाम पर दंगाई पूरे ईरान के अंदर उत्पात काटते रहे। ऐसे ही मोसाद के एजेंट कई पकड़े गए थे। इनमें से इसका नाम भी बताया जाता है कि ये यही काम करने के लिए जाना जाता है। फिलहाल ये मारा गया या मर गया, जिस तरीके से मृत्यु भी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, एक चेहरा और निकलकर सामने आया। जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये है, जरा देखिए।
क्या कह रहे हैं जरा सुनते चलिए। फिलहाल مذاکره تو خواهدی کردن که فعلا هر زمانی که مذاکره با قوت دشمن ما قبول کرد که ما از موضع برنده ای و او موضع بازنده قبول کرد شرایط ما را حضور پیدا کنند، مردم ما مردم بصیری هستند. هر زمانی که با نظر ولایت میدان جنگ तो IRGC में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हैं अब्दुल्ला हाजी सदेगी। उन्होंने कहा फिलहाल कोई बातचीत नहीं, जब दुश्मन हमारी शर्त मानेगा तभी बातचीत होगी। दुश्मन को मानना होगा कि हम जीत की स्थिति में और वह हार की स्थिति में। जब नेतृत्व के निर्देश पर युद्ध का मोर्चा मिसाइल से बातचीत की ओर शिफ्ट होगा तो जनता पूरा समर्थन करेगी। ईरानी जनता हर मोर्चे पर नेतृत्व के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। ये मुस्तफा खामनेई साहब के प्रतिनिधि हैं अब्दुल्ला हाजी सादेगी की तरफ से। ये अमेरिका के लिए भी एक संदेश है, क्योंकि अमेरिका लगातार इसी उम्मीद के साथ है कि कैसे भी करके सीज फायर इस दौर में हो जाए। अब आते हैं एक देश पर जिसने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला। ये मोर्चा हाल ही में खोला गया है, क्यों खोला गया है वो बताऊंगा आपको, लेकिन ये अकेला देश है क्या? नहीं। दरअसल हम जानते हैं पूरी दुनिया अलग अलग हिस्सों में बटी है। पश्चिमी देश कहा जाता है, कुछ को एशियाई, कुछ को मिडिल ईस्ट में शामिल। ऐसे एक यूरोपीय यूनियन है, उस यूरोपीय यूनियन का एक चौथा देश जिसने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला, जी हाँ, बेल्जियम ने अब आगे आकर EU और इजराइल के बीच के, यानी यूरोपीय यूनियन और इजराइल के बीच के हर तरह के संबंधों को खत्म करने की मांग की है कि किसी भी तरह का समर्थन इजराइल का ना किया जाए। इससे पहले यूरोपीय यूनियन से जुड़े 3 देश, जिसमें स्पेन हम तब देख रहे हैं रोज़ाना पेड्रो सांचेज हैं, वो अमेरिका को ही चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा हमने आयरलैंड का दिखाया था और स्लोवानिया है। इसके बाद ये चौथा देश बताया जा रहा है बेल्जियम, जिसने इजराइल की करतूत के खिलाफ EU से अपील की है कि यूरोपीय यूनियन इजराइल से हर तरह के संबंध अपने खत्म करे। यहाँ पर भी देखिए खबर निकल कर आई, ये विदेश मंत्री हैं बेल्जियम के, नाम है इनका मैक्सिम प्रेवोट जो है विदेश मंत्री हैं बेल्जियम के। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा है कि लेबनान में इजराइल की कार्रवाई पूरी तरह से अस्वीकार्य है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लेबनान में इजराइल की कार्रवाई को पूरी तरह से स्वीकार कहने वाले बेल्जियम के विदेश मंत्री हैं। लेबनान की सरकार इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने नतमस्तक नजर आती है, जबकि इजराइल लगातार लेबनान की जनता को मार रहा है फिर भी। लेकिन दूसरे देशों को चिंता है, लेबनान की सरकार को कतई चिंता नहीं है। अब देखिए अमेरिका की एक सांसद ने कैसे पोल खोली है डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद जेरेड कुशनर की। Let's talk about naked, open, brazen corruption. The Trump administration is guided and shaped by it, emboldened by what they can get away with, while the American taxpayer watches their own hard-earned paycheck siphoned away by ever-growing gas prices, groceries, rent, and healthcare. All the while, Donald Trump flaunts his White House ballroom and DC arch with displays of nauseating corruption for his billionaire buddies in broad daylight. Take Jared Kushner, Donald Trump's son-in-law, a man with no meaningful political, diplomatic, or civil service experience who was handed sweeping authority during the first Trump administration over Middle East policy and sent... ये यास्मीन अंसारी हैं, ये खुद सांसद हैं। इन्होंने बताया ट्रंप प्रशासन के समय में भ्रष्टाचार चरम पर है, कीमत अमेरिकी जनता को उठानी पड़ रही है, जिसे गैस से लेकर सब कुछ महंगा खरीदना पड़ रहा है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, जिन्हें किसी तरह का राजनीतिक डिप्लोमेटिक कोई अनुभव नहीं है, वो US की विदेश नीति बना रहे हैं, यानी अमेरिका की, और साथ ही उन्हीं विदेशी सरकारों से अरबों डॉलर ले रहे हैं जिनसे वे बातचीत कर रहे हैं। ये खुला भीषण भ्रष्टाचार है। कुशनर शपथ के दायरे में आएंगे और गवाही देंगे, जवाबदेही वहीं खत्म नहीं होने वाली। नमस्कार।